G7 में हिस्सा लेने कनाडा जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक छोटे से आइलैंड कंट्री साइप्रस को विजिट किया। अब इतने छोटे देश की यात्रा का आखिर भारत जैसे विशाल राष्ट्र के लिए क्या महत्व है? आइए आज इस वीडियो में साइप्रस की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित यह आइलैंड कंट्री ग्रीस, लेबनान, सीरिया, इजराइल और तुर्की से घिरा हुआ यूरेशियन राष्ट्र है, जिसकी जनसंख्या तकरीबन 13.4 लाख है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना, पाकिस्तान, तुर्की का भारत के खिलाफ नेक्सस बिल्कुल क्लियर हो चुका है और ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान और चीन के अलावा तुर्की को भी महत्वपूर्ण रूप से चेक एंड बैलेंस करने की आवश्यकता महसूस हुई है। तुर्की को चेक एंड बैलेंस करने में भूमध्य सागर के दो देश ग्रीस और साइप्रस इंडिया के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों देशों को ही तुर्की के साथ संघर्ष का इतिहास रहा है और ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों ही देशों ने भारत के लिए आतंक के खिलाफ अपना समर्थन व्यक्त किया था। साइप्रस और तुर्की के संघर्ष की जड़ें बेसिकली उनके एथनिक डिफरेंसेस में निहित हैं। दरअसल साइप्रस पर ओटोमन साम्राज्य ने 1571 में कब्जा कर लिया था और तुर्की के उसके बाद के 300 वर्षों के शासन ने मुस्लिम तुर्की साइप्रिस समुदाय या एथनिसिटी को जन्म दिया, जो कि मौलिक रूप से जो मूल ग्रीक साइप्रस समुदाय था, जो कि ऑर्थोडॉक्सली क्रिश्चियन थे, उनसे भाषाई, कल्चर और रिलीजियस रूप से अलग थे। 1878 में साइप्रस पर ब्रिटेन ने आधिपत्य कर लिया और ब्रिटेन के बाद में 1960 में साइप्रस ने स्वतंत्रता हासिल कर ली। अब इस स्वतंत्रता के साथ ही इस ग्रीक और तुर्की समुदायों में संघर्ष प्रारंभ हुआ और इसका परिणाम ये लिखना कि 1974 तक आते आते बहुसंख्यक ग्रीक साइप्रस समुदाय ने ग्रीस राष्ट्र के समर्थन से वहां पर तात्कालिक मौजूद सत्ता का तख्ता पलटकर कब्जा कर लिया। अब इस बहुसंख्यक ग्रीस साइप्रस जो समुदाय था उसका एक प्रमुख उद्देश्य ये था, वे चाहते थे कि ग्रीस के साथ, क्योंकि उनके एथनिक रिलेशन है और वो उसी नस्लीय जाति समुदाय से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ग्रीस के साथ यूनिफाइड होकर एक फेडरेशन या संघ बनाना चाहते थे। यह उनका उद्देश्य था। अब इस बीच तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में अपनी फौज भेजकर कब्जा कर लिया और काफी संख्या में जो अल्पसंख्यक तुर्की साइप्रस समुदाय था वो वहां पर चला गया। इस तरह से तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी 1/3 भाग पर कब्जा कर लिया और इसे तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस यानी कि TRNC के नाम से इसे एक सॉवरन स्टेट के तौर पर मान्यता दे दी। हालांकि दुनिया भर में और यूनाइटेड नेशन इसे कोई मान्यता नहीं देता और इसे तुर्की द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जाए हुए साइप्रस की टेरिटरी के रूप में ही जाना और समझा जाता है। आज भी नॉर्दर्न साइप्रस के इस हिस्से में तुर्किश आर्म फोर्सेस मौजूद हैं, जो कि ग्रीस और साइप्रस दोनों ही राष्ट्रों को बर्दाश्त नहीं है। अब इस तरह से टर्किश ऑक्यूपाइड एरिया और साउथ साइप्रस के बीच में यूनाइटेड नेशन के द्वारा नियंत्रित एक बफर जोन है, जहां पर यूएन के अलावा किसी भी आर्म फोर्सेस का आना मना है, जो कि दोनों ही देशों के बीच में एक विभाजनकारी रेखा के रूप में काम करता है, जिसे ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। इस तरह से एक पुराना सिद्धांत है जिसमें दुश्मन के दुश्मन को मित्र माना जाता है और इसी सिद्धांत के मद्देनजर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को देखा जा सकता है। साइप्रस चूंकि यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है और 2026 में उसी को अध्यक्ष होना है, तो ऐसी स्थिति में EU के साथ भारत के संबंधों की दिशा में साइप्रस का सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट महत्व भी साइप्रस का भारत के लिए है, वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे कि IMEC के नाम से भी जाना जाता है। उसके लिए भी भारत और साइप्रस की साझेदारी एक बेहद ही आवश्यक माइलस्टोन है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत जो है पाकिस्तान के सहयोगी टर्की और अजरबैजान को लेकर अब काफी संवेदनशील हो चुका है और यही कारण है कि भारत ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ संबंधों को अपनी एक नई परिभाषा देने में जुट गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही मुद्दे
को लेकर अगले वीडियो में। तब तक आप सबका समय शुभ हो।